नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में जितना तक पढ़ाई करा था उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, है ना। और उसमें हमने कहा था कि अगर सीरीज ग्रुपिंग करते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो अलजेब्रिक सम होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का, और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है तो उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था ना। इस पे एक दो क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं। Resistors R1, R2 and R3 having values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively. Are connected in parallel across a battery, across a battery of 12 वोल्ट। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 1, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स। सेकेंड क्वेश्चन है टोटल करंट, एंड थर्ड क्वेश्चन है टोटल रेजिस्टेंस। इसका मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, 3 रेजिस्टेंसेस हैं, किसमें कनेक्टेड है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। याद आया, ये बैटरी हो गया आपका, जो ये पॉजिटिव या नेगेटिव करके 12 वोल्ट की बैटरी, करंट यहाँ से आई है। ठीक है, ये आपका R1, R2, R3, ये करंट आई यहाँ से बाहर। राइट, ये कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ से देखिए कि सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, तो हम सभी जानते हैं कि जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो करंट को यहाँ से 3 पाथ मिल जाता है। यहाँ से भी कुछ जाता है करंट, यहाँ से भी कुछ करंट का वैल्यू पास होता है। इसको हम I1 मानते हैं, इसको I2 मानते हैं और इसको I3 मानते हैं। राइट, और हमें इन तीनों I1, I2, I3 का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर इस पॉइंट को मैं A मानता हूँ, इस पॉइंट को B मानता हूँ, ये तीनों रेजिस्टेंस इन्हीं 2 पॉइंट के बीच कनेक्टेड है। इसका मतलब कि A और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, तो इन सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 12 वोल्ट का ही होगा। ठीक है, इसका मतलब हमें तो मिल गया कि V = 12 वोल्ट। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की, हमें करंट थ्रू ईच रजिस्टर निकालना है, मीन्स I1, I2, I3 फाइंड करना है। तो वी नो डैट, हमने प्रूव करते वक्त लिखा भी था, वी नो डैट, क्या लिखा था, I1 = V/R1।
ठीक है, तो क्या हमारे पास R1 इक्वल टू, यहाँ देखिए 5 ओम है, R1 इक्वल टू 5 ओम, R2 इक्वल टू 10 ओम, R3 इक्वल टू 30 ओम, राइट। नाउ अब यहाँ से देखिए V कितना हो गया, 12 हो गया, R कितना हो गया, 5। इसको डिवाइड करा तो 5 2 जा 10, 2 0 25 4 जा 22.4 एम्पियर, यानी कि 5 ओम रेजिस्टेंस से होके 2.4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से I1। नाउ सिमिलरली हम I2 भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, V2 अपॉन R2 से। V2 हो गया 12, R2 यहाँ से देख लेंगे 10 है, ये आ जाएगा 1.2 एम्पियर। I3 हो जाएगा V अपॉन R3, ये हो जाएगा V हो गया 12 और R3 का वैल्यू हो गया 30, तो 6 2 जा 12, 6 एज ये आ गया 2/5 और इसको निकालेंगे जाएगा 0.4 एम्पियर, राइट। तो ये आ गया करेंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, राइट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहाँ से, टोटल करंट। तो टोटल करंट हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस, राइट। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि ये I1 I2 I3 यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, I हो गया आगे। तो क्या यहाँ से हम सेकेंड क्वेश्चन के लिए एक इक्वेशन यहाँ पे ये भी फॉर्म कर सकते हैं, गिरा दो मैं इसको। क्या कर सकते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 यहाँ से देखिए 2.4 प्लस I2 हो गया 1.2 प्लस 0.4, ये आ जाएगा 3.6 यानी कि 4, ठीक है। ये 4 एम्पियर टोटल करंट हो गया। अब टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन था आपका। थर्ड क्वेश्चन के लिए जब हम 1/R इक्विवेलेंट लिखेंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या था, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। Now 1/R equivalent 1/5 plus 1/10 plus 1/30। 1/R equivalent equal to, यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 5 6 30, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ 3, यहाँ 1, तो 1/R equivalent equal to 10/30, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर R इक्विवेलेंट अगर मैं लिखूं तो रेसिप्रोकल ले लूंगा मैं, 30/10, 10 3 जा 30, R इक्विवेलेंट आ गया 3 ओम, ठीक है। अब इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, या मेथड 2 अगर मैं लिखूं तो मेथड 2 में क्या करूंगा मैं, तो R टोटल रेजिस्टेंस जो होगा R इक्विवेलेंट, तो वो होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल करंट, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी है, टोटल करंट आया 4, तो 4 3 12, ये आ गया आपका 3 ओम R इक्विवेलेंट, ठीक है। ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट। क्वेश्चन है, इन द सर्किट डायग्राम, ठीक है, बिलो फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1 है,
total resistance of the circuit. सेकेंड क्वेश्चन आएगा टोटल करंट flowing in the circuit. थर्ड क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस across R. ठीक है, और आपके पास एक सर्किट बनाया हुआ है इस टाइप से। यहाँ पे 8 ओम है, ये 12 ओम है, ठीक है, और यहाँ से एक बैटरी लगी हुई है, ठीक, प्लस माइनस, और ये 5 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे 7.2 ओम है, ये R1, ठीक है। ये क्वेश्चन है, डायग्राम नीचे दिया हुआ है, ये करंट आई है तो यहाँ से भी करंट क्या होगा, आई पास होके, तो ये आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला जो सवाल है वो है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसका मतलब ये है कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले हमें देखना है कि जो ये ग्रुपिंग हुई है रेजिस्टेंस की वो किस में है, सीरीज ग्रुपिंग है या पैरेलल ग्रुपिंग है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि ये 8 ओम एंड 12 ओम ये पैरेलल ग्रुपिंग है, तो यहाँ से मैंने R इक्विवेलेंट, यहाँ से R इक्विवेलेंट निकाला। मैंने कहा था दो रेजिस्टेंस के लिए जो पैरेलल ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट है। अच्छा, अब यहाँ से 8 इंटू 12 हो जाएगा, 8 इंटू 12 अपॉन 8 प्लस 12, ये हो गया 8 इंटू 12 अपॉन 20, 4 से ये 5 टाइम्स में, और ये 2 यानी कि 24 अपॉन 5, राइट है। इसका इक्विवेलेंट आ गया। नाउ अब जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना। ये R में अगर लिखूं, अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा सर्किट चेंज हो जाएगा, और इसके बदले अब एक रेजिस्टेंस 24/5, यानी कि अगर मैं फिर से डायग्राम बनाऊं तो यहाँ से ये हो जाएगा, और यहाँ से एक और रेजिस्टेंस ऐसे आ गया, और यहाँ से ये बैटरी आपका आ गया, ये आ गया 7.2 ओम आ गया जो R1 है, और यहाँ से हमने RP निकाल लिया 24/5, ठीक है। अब ये दोनों किस में आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से R1 प्लस RP लिखूंगा, ठीक है। तो R1 हो गया 7.2 प्लस 24/5 आ गया, और 7.2 प्लस ये हो गया 5 4 जा 20.5 8 जा 40, यानी कि आ गया 8 और 2 10 हो गया, कैरी 1 7 और 11 और 1 12, ठीक है। 12 ओम आ गया इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या करना है, इसमें देख लिया हमने कि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन था, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने लिख लिया, इसको हमने RP बोल दिया। अब यहाँ पे एक इन दोनों के बदले एक रेजिस्टेंस हो गया 24/5, वो 24/5 रेजिस्टेंस 7.2 के साथ क्या आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया। नाउ जब टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, इन दोनों सीरीज में है, दोनों को प्लस करके निकालेंगे, राइट है। नाउ अगर हम टोटल करंट की बात करें, अगर I, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये हो गया 5/12, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिए इसको, तो 5 को डिवाइड किया 12 से तो 0.0, 12 4 जा 48 आया, 2 0 12 1 जा 12, 8 0
12 से 72 यानी कि 0.42 एम्पियर। ये आ गया आपका करंट का वैल्यू। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक, मिटाओ इसको। ये थर्ड क्वेश्चन अगर हम निकालें पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको मान लिया हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस V1 है R1 के अक्रॉस। अगर मैं V1 निकालने की कोशिश करूँ, ये हो जाएगा कितना, करंट से मैं यहाँ जितना करंट हो रहा है यहीं पे यहाँ भी उतना ही करंट है, तो IR1 और I का वैल्यू हो गया 5/12 इंटू R1 का वैल्यू हो गया 72/10। और 5 से 2 टाइम्स में कैंसिल, 12 से ये 6, 2 से ये 3, यानी कि V1 = 3 वोल्ट। R1 के क्रॉस 3 वोल्ट का पोटेंशियल है। ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल था। इस टाइप के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट इसमें लिखिए। क्वेश्चन और देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक टॉपिक का हम लोग डिस्कशन करते हैं, है ना। हीटिंग और थर्मल इफेक्ट ऑफ करेंट। क्या डिस्कस करेंगे? हीटिंग और थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये टॉपिक क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा, रेसिस्टिविटी पढ़ा। तो रेजिस्टेंस पढ़ते वक्त हमने उसमें क्या डिफाइन करा था रेजिस्टेंस को, कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी इंटरनल प्रॉपर्टी है जो उसे करंट के फ्लो को अपोज करती है, राइट। और हम जानते हैं कि कहीं भी अगर कुछ अपोज हो रहा हो तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, जैसे फ्रिक्शन में होता है। ठीक है। कहीं भी अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली अगर करंट किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस उसका अपोज करेगा, और उस अपोज करने की वजह से उसमें एक हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कुछ पार्ट उसका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना। और इस तरह से कंडक्टर वो गर्म हो जाता है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर से एक बार सुनिए कि जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाता है या फ्लो होता है तो कंडक्टर धीरे धीरे गर्म हो जाता है ना, और कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं हीटिंग और थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन इसका देखते हैं कि when electric current flows through a conductor, then conductor becomes hot and some part of electric energy
converted into heat energy, ठीक है। This phenomena is called heating effect of इलेक्ट्रिक करंट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। क्या कहा मैंने कि when electric current flows through a conductor, then conductor becomes hot and some part of electric energy converted into heat energy. This phenomena is called heating effect of electric current, ठीक है। ये आपका डिफिनीशन रहा। नाउ अब हम ये निकालना चाहेंगे कि आखिर कितनी हीट एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है कंडक्टर में, ठीक है। वो हम देखेंगे कितनी हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर हीट एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कंडक्टर है, ये हमारे पास एक हो गया कंडक्टर हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को हमने ए नाम दिया, ये ए पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने बी नाम दिया और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई, ठीक है। ये बैटरी, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए कि क्यू करंट पोटेंशियल डिफरेंस V के अक्रॉस, अच्छा नहीं चेंज करना, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि चार्ज Q को पोटेंशियल डिफरेंस V के अक्रॉस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है ना। यानी कि लिखेंगे हम वर्क डन इन कैरिंग charge Q from point A to point B in potential difference V, ठीक है, is given by, क्या हमने लिखा था वहां से W इक्वल टू Q इंटू V, राइट। ये हमने लिखा। अब Q को हम चेंज कर सकते हैं। We know that, क्या जानते हैं हम, I इक्वल टू Q अपॉन T। नाउ Q इक्वल टू I T। This is put in इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट करेंगे हम तो ये क्या आ जाएगा, W इक्वल टू Q के जगह पे आ जाएगा IT, तो IT इंटू, राइट।
नाउ W इक्वल टू आ जाएगा VIT, ठीक है। ये रहा वर्क डन आपका, ठीक है। बात करूँ अब यहाँ से थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये जो वर्क डन होगा, जितना वर्क डन करेगा वो वही हीट एनर्जी के रूप में रिलीज हो, है ना। This amount of work done is converted into the heat energy in the conductor, राइट। और हीट एनर्जी को हम लिखते हैं H क्या हो गया VIT, ठीक है। अगर हम ओम्स लॉ यूज करें, अगर यूज करें तो यहाँ से हम V इक्वल टू IR इसमें पुट कर सकते हैं, तो H इक्वल टू हो जाएगा IR into IT, राइट। नाउ H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। ये आ गया आपका हीट, और इसको बोलते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो कुछ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कुछ बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट एनर्जी produced in a conductor, is, ठीक है, पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू resistance of conductor, right? Second, directly proportional to a square of the value of current, a square of the value of current. And third, directly proportional to time duration. अब यहाँ से और क्या लिख सकते हैं हम, देखिए H directly proportional to R, right? H directly proportional to I square, that is H directly proportional to time duration, right? This is called Joule's law of heating. कई बार जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ, राइट। अब ऐसा नहीं कि इस वाले को हम जूल्स लॉ बोलते हैं, दिस इज नॉट अ जूल्स लॉ। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को हम बोलते हैं H इक्वल टू I स्क्वायर RT को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कुछ इसमें, है ना। देखिए यहाँ से H इक्वल टू क्या हमने लिखा,
VIT लिखा, ओम्स लॉ का यूज करा था, H इक्वल टू I स्क्वायर RT आया। और अगर हम ये लिखते हैं I इक्वल टू V अपॉन R में यूज करता हूँ इस वाले इक्वेशन में, तो H इक्वल टू हो जाएगा V इंटू V अपॉन R इंटू T, यानी H इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला हम हीट के लिए यूज करते हैं, हीट के एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये आज नया टॉपिक था। अगला है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, ये क्या होता है? It is defined by work done for unit time। ठीक है, it is denoted by P, right? P इक्वल टू होगा W अपॉन T। यहाँ से अगर W मैं निकालना चाहूँ तो ये P इंटू T हो गया है ना। इसको हीट एनर्जी कहो या इलेक्ट्रिक एनर्जी कहो, बात एक ही है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो ये होता है P इंटू T, यहाँ से मिल जाएगा। और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसको हीट एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ से कि जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ से हीट में कन्वर्ट होगा उतना ही हीट एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों इक्वल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके SI यूनिट है ना, SI यूनिट। ठीक है, देखिए यहाँ से P इक्वल टू W अपॉन T है, W जूल। गॉर्डन का यूनिट क्या होता है? जूल होता है, टाइम होता है सेकंड में, तो जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं, और वॉट को W से, राइट? यानी कि इसका यूनिट क्या हो गया? वॉट हो गया। ठीक है, अब हम ज़्यादातर ये वॉट काफ़ी एक छोटी यूनिट है, तो इसमें बड़े बड़े यूनिट यूज़ करते हैं, जिसमें किलोवाट यूज़ करते हैं। ये हो गया 1000 वॉट, इसको हम लिखते हैं 10 टू द पावर 3 वॉट। ठीक है, 1 किलोवाट इक्वल। उसके बाद मेगावाट यूज़ करते हैं, ये होता है 10 टू द पावर 6 वॉट के बराबर होता है। और हॉर्स पावर यूज़ करते हैं HP, तो 746 वॉट के बराबर। क्लियर है? ये हो गया आपका पावर तक फिनिश हो गया, वह इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे आ गया। अब हम अगला जो डिस्कशन करेंगे वो इसके न्यूमेरिकल्स पे करेंगे। बिल्कुल न्यूमेरिकल्स इससे 100% पूछा जाता है, इसके न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा सा फोकस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।